क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसको प्रदान किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। किस राज्य से किया, कहां से किया? और हाल ही में भारत में दूसरी किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ है। तो कौन से दो स्थानों के बीच यह हमारी दूसरी किसान रेलगाड़ी दौड़ेगी? ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 11 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो किसने डिजाइन किया है? दोस्तों हमारी केंद्र सरकार ने और माई गो पोर्टल पर एक कॉन्टेस्ट जारी किया गया था और यह प्रतियोगिता थी पार्टिसिपेट इन लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट फॉर नेशनल बेम्बू मिशन, यानी कि राष्ट्रीय बांस मिशन को लेकर एक हाल ही में स्पर्धा का आयोजन किया गया था और इस लोगो निर्माण में डिजाइन किया गया है साई राम गौडी एडिगी का, यानी कि इस व्यक्ति का लोगो जो डिजाइन किया गया था इसका सिलेक्ट हुआ है और उन्हें 10,000 रुपये का कैश का प्राइज मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साई राम गौडी एडिगी। इनका यह राष्ट्रीय बांस मिशन का लोगो सिलेक्ट किया गया है। और जब बात करते हैं हमारे भारत देश में बांस से जुड़े हुए बहुत से किसान हैं, इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग कितने टन बांस का उत्पादन होता है? भारत देश में 14.6 मिलियन टन का प्रति वर्ष बांस का उत्पादन होता है। और लगभग कितने किसान बांस के रोपण के कार्य में संलग्न है? भारत देश में तकरीबन 70,000 कितने 70,000 किसान बांस के रोपण के कार्य में संलग्न है। और देश में बांस की लगभग 136 किस्में पाई जाती है। और जब बात करते हैं इसी इश्यू की तो मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश राज्य बांस उत्पादन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है और इसके पश्चात महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा का स्थान आता है। और बांस ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है और बांस को गरीब आदमी की लकड़ी भी कहा जाता है। क्या? गरीब आदमी की लकड़ी भी बांस को कहा जाता है। और इनसे जुड़ा हुआ बहुत सी जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बताई है। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हमारे प्रधानमंत्री ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में इसका शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री नरेंद्र भाई मोदी। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है। और यहां जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया तो एक मोबाइल एप्लीकेशन जो किसानों से जुड़ी हुई थी इसको भी लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री ने। यह मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है वो भी एक क्वेश्चन बनता है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए कौन सी ऐप का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री जी ने ई गोपाला नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। तो इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो किसानों को हेल्पफुल होगा यह मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन जब उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का तो इनसे जुड़े हुए भी और क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आप याद रखो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है और इस योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का इस योजना के तहत निवेश किया जाएगा। और मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश भी है। और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य संपदा उत्पादन को अतिरिक्त कितने टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? हमारी केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2024-25 तक
जो ये उत्पादन है इसको बढ़ाकर कितना बढ़ाया जाएगा, 70 लाख टन। और प्रधानमंत्री ने कहां पर मत्स्य ब्रीड बैंक बनाने की घोषणा की, तो एक मत्स्य ब्रीड बैंक भी बनाई जाएगी सीतामढ़ी में। कहां पर, सीतामढ़ी में। लेकिन सीतामढ़ी किस राज्य में स्थित है, आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है मित्रों। और एक क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कहां जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है, किशनगंज में हमारे प्रधानमंत्री ने एक जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है। तो यह किशनगंज किस राज्य में स्थित है वो भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है सर डेविड एटनबरो को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सर डेविड एटनबरो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो सर डेविड एटनबरो के जीवन के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान जब मिला है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार है। वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय है। और हाल ही में 2019 का यह इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है हमारे डेविड एटनबरो को। तो यहां जब बात करते हैं इस पुरस्कार के, तो इस पुरस्कार से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। और यह पुरस्कार हर साल प्रदान कौन और कब से प्रदान करते हैं, तो यह पुरस्कार प्रति वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई है 1986 से। और पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो पिछले 5 साल में यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से कौन कौन व्यक्ति सम्मानित हुए, या तो कौन सा इंस्टीट्यूट यह इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित हुआ, उसके बारे में भी कुछ हम सीख ले। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2014 में इसरो, हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो को प्रदान किया गया। वर्ष 2015 के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद केंद्र को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 के लिए यह संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। कब, 2016 में। 2017 के लिए एकई अभियान ट्रस्ट को, और वर्ष 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत, जिसका नाम है योहेई ससाकावा, 2018 के लिए। क्लियर दोस्तों, यदि आपको याद रखना है तो वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा से चलने वाले ठेले वितरित किए। दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री है यह। ओके दोस्तों, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सौर ऊर्जा से चलने वाले ठेले वितरित किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य। और जब भी कर्नाटक की बात सुनाई पड़े तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने बोला, BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। और कर्नाटक की कैपिटल का नाम क्या है, बेंगलुरु। लेकिन बात करते हैं इस ठेले की, तो फलों और सब्जियों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले ये ठेले बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने तैयार किए हैं। और इस 3 पहिया ठेलों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत तैयार किया गया है। तो किसानों को किस तरह मदद रूप हो सकता है यह ठेला, यह पूरी तरह चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी एक बार चार्ज करने के बाद दूरी तय कर सकता है। और इसमें तापमान और आर्द्रता प्रबंधन प्रणाली युक्त चैम्बर है, जिसमें 200 किलोग्राम फल और सब्जियां रखी जा सकती है। कितने, 200 किलोग्राम फल और सब्जियां। और यह फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है इस ठेले में। और इसमें LED बल्ब,
माप तोल के लिए डिजिटल मशीन, स्पीकर और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। और एक ठेले की लागत कितनी है? एक ठेले की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है। और यह ठेले किसको प्रदान किए गए? अनुसूचित जाति के लोगों को वितरित किए गए हैं। और यह इश्यू आया है कर्नाटक राज्य से। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भी क्लियर? ओके। 5वां क्वेश्चन, बेंगलुरु में किस क्रांतिकारी के नाम पर निर्मित एक फ्लाईओवर का उद्घाटन बीएस येदियुरप्पा ने किया? तो फिर से कर्नाटक से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ गया कि बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, लेकिन इस फ्लाईओवर का नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया है? हमारे भारत देश के वीर सावरकर के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। यहां आप इमेज में देख सकते हैं फ्लाईओवर और हमारे वीर सावरकर को। वीर सावरकर फ्लाईओवर बेंगलुरु के मंजर संदीप अन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। तो आपको याद रखना है वीर सावरकर का नाम दिया गया है इस फ्लाईओवर को। और बेंगलुरु के निगम निकाय बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने 34 करोड़ रुपए की लागत से, कितनी? 34 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया है। और इस फ्लाईओवर के निर्माण की परियोजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी और हाल ही में पूर्ण होकर इसका उद्घाटन किया गया। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में गौमूत्र का इस्तेमाल करके हैंड सैनिटाइजर कहां बनाया गया? दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि गाय के गौमूत्र से इस तरह का हैंड सैनिटाइजर तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल तैयार किया जा सकता है। और यह तैयार किया गया है हाल ही में गुजरात राज्य के जामनगर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात राज्य। और इस हैंड सैनिटाइजर को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, नई बात है, तो आप यहां ध्यान से देखो। गौमूत्र से बना सैनिटाइजर अगले सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। और 100% कुदरती रूप से तैयार यह सैनिटाइजर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर पसंद नहीं करने वाले लोगों के लिए बेहतर विकल्प साबित होगा। लेकिन इस हैंड सैनिटाइजर से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि गौमूत्र आधारित सैनिटाइजर का निदर्शन किसने किया है? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ कथिरिया ने इसका निर्देशन किया। और गो सेफ, इस हैंड सैनिटाइजर का नाम क्या रखा गया है? गो सेफ। गो सेफ नाम से यह हैंड सैनिटाइजर विकसित किसने किया है? जामनगर स्थित कामधेनु दिव्य औषधि महिला मंडली ने। ओके दोस्तों, और बात करते हैं जब गुजरात राज्य की, तो गुजरात की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? विजयभाई रूपाणी। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और एशियाटिक लायन एक सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं। कहां पर? सासन गिर में। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके वास्तुकार है राम वी सुतार, कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी में, साधु द्वीप पर। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको याद होनी चाहिए। 7वां क्वेश्चन, कागज स्कैनर ऐप को निम्न में से किस संस्थान के 3 पूर्व छात्रों ने तैयार किया है? कागज नामक एक मोबाइल स्कैनर जो एक एप्लीकेशन है, इसको तैयार किया है हाल ही में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी कानपुर। और यहां आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, नाम है कागज। और आपको भी पता है कि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने बहुत सी चाइना मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। तो यहां अब हम भारत के पूर्णतः हमारे भारत के द्वारा तैयार किया यह स्कैनर आप यूज कर सकते हैं। तो कागज स्कैनर ऐप कब शुरू किया गया? तकरीबन 15 जून, यानी कि आज से 2 माह पहले 15 जून को इस कागज स्कैनर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और कौन सी भाषा में यह कागज नामक एप्लीकेशन अवेलेबल है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। और ये ऐप पूरी तरह से ऑफलाइन भी काम कर सकता है और ये पूर्ण तरह से मुफ्त है, यानी कि फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों, इस महानुभाव को कौन नहीं पहचानता। वो एक जाने माने तेलुगु अभिनेता थे जिसका हाल ही में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलुगु अभिनेता। और जयप्रकाश रेड्डी जो एक जाने माने तेलुगु अभिनेता थे,
जब उन्हें वेंकटेश की 1988 की फिल्म ब्रह्मापुत्र 2 में अभिनय करने का मौका मिला था तो वह पुलिस उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे और इस फिल्म स्टार ने बहुत सी तेलुगु फिल्मों में शानदार अभिनय किया है और वो अपने जाने माने किरदार विलेन की भूमिका में बहुत ही ख्यातनाम हुए थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी किसान रेलगाड़ी निम्न में से किस दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? दोस्तों, हमारे भारत देश के केंद्र सरकार ने एक तय किया है कि साल 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होनी चाहिए और इनसे जुड़ा हुआ यह कदम किसान रेलगाड़ी हाल ही में शुरू की गई है अनंतपुर और आदर्श नगर दोनों के बीच। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनंतपुर और आदर्श नगर और यह दूसरी किसान रेलगाड़ी है। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी को रवाना किसने किया? रवाना करने वाले 3 महानुभाव हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर यह किसान रेलगाड़ी को रवाना किया। वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और भारत देश की यह दूसरी किसान रेलगाड़ी है। तो किसान रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच दौड़ेगी, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके जरिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी। यानी कि बहुत से उत्पाद ऐसे होते हैं जो जल्द ही बिगड़ जाते हैं, लेकिन और किसी स्थान पर सही समय पर पहुंचाया जाए तो किसानों की आय बढ़ सकती है और इसीलिए हमारी केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में अपनी यह बात कही थी। और 2022 तक, कब तक? 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने की में किसान रेलगाड़ी है वो बड़ी भूमिका निभाएगी। और दोस्तों 7 अगस्त को, कब? आज से 1 माह पहले 7 अगस्त को पहली किसान रेलगाड़ी शुरू की गई थी। तब भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, यह रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर यानी कि देवलाली से दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जा रही है पहली रेलगाड़ी और इसकी घोषणा की थी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वर्ष के बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की थी ताकि जल्द खराब होने वाली कृषि उपज की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों, एक बैंक, उन्होंने हाल ही में 115वां अपना स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर उन्होंने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। तो BOI के ज्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड नाम रखा गया है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। और सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड की विशेषताएं क्या होगी? तो POS और ई-कॉमर्स पर 5 लाख और ATM पर 1 लाख रुपये तक की खर्च सीमा होगी यह सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। और जब लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान MD एंड CEO कौन है? अतनु कुमार दास, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? रिलेशंस बियॉन्ड बैंकिंग। क्या? रिलेशंस बियॉन्ड बैंकिंग, जो इस बैंक की टैगलाइन है। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी, यानी कि हाल ही में इस बैंक ने अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया। 11वां क्वेश्चन, भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है, भूदान यज्ञ। और भूदान यज्ञ के संस्थापक थे विनोबा भावे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विनोबा भावे। लेकिन विनोबा भावे हाल ही में सुर्खियों में क्यों आए? इसकी वजह है इस महानुभाव का जन्म दिवस। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को
गागोदे महाराष्ट्र में हुआ था। और महात्मा गांधी के आदरणीय अनुयायी भारत के एक सर्वाधिक जाने माने समाज सुधारक एवं भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक थे विनोबा भावे, जिसका आज ही यानी कि 11 सितंबर को जन्म दिवस है। तो हमारे इस महानुभाव के बारे में हमें और भी जानकारी होनी चाहिए कि विनोबा भावे का मूल नाम क्या था। विनायक नरहरि भावे। और 11 अक्टूबर 1940 को पूज्य बापू द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया था। और इसीलिए आपको हमारे इस महानुभाव के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको कोई बात पता है और भी जानकारी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि विनोबा भावे को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था। ओके दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन होंगे? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए हैं अनिल जैन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिल जैन। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं अनिल जैन। तो अनिल जैन किसका स्थान लेंगे? प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। किसका? प्रवीण महाजन का। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल जैन। और इसके महासचिव कौन है? अनिल थूपर। यहां गलती हो सकती है, अनिल जैन वो बन गए हैं अध्यक्ष और महासचिव है अनिल धूपर। ओके। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करें तो भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? रोहित राजपाल को। और सभी पदाधिकारी साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। और जब बात करते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना मार्च 1920 में हुई और इसका हेडक्वार्टर RK खन्ना टेनिस स्टेडियम जो नई दिल्ली में स्थित है, यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने राज्य भर में संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? संस्कृत ग्राम नामक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है हाल ही में उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड की सरकार ने यह डिसीजन लिया है। तो भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और उत्तराखंड में संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है और इसीलिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार वर्तमान में 97 संस्कृत विद्यालयों का संचालन करती है, जहां प्रति वर्ष औसतन 2100 छात्र पढ़ते हैं। और जब बात करते हैं संस्कृत की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्येक वर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा के दिवस पर संस्कृत दिवस। और इस वर्ष यह दिवस 3 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया। और संस्कृत दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्राचीन भारतीय भाषा के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना। और दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह हाल ही में सुर्खियों में रहा क्योंकि इस विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ मनाए जाने को लेकर सुर्खियों में रहा, क्योंकि आज से 100 साल पहले यानी कि वर्ष 2021 में यह मोपला विद्रोह हुआ था। और सुर्खियों में क्यों आया वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है नाबा ज्योति बोरा, सांकल्या प्रकाश, विश्व मेवाड़ा, सैयद वरिसाली, सैम्युअल नीनामा, नीमा राम, योगेश रावत फ्रॉम गुजरात से, और इसी के साथ दीपक मेवाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश उज्जैन से है। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और सैयद वरिसाली वो गुजरात के धौलका से है और हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। राणा हितेश, अक्षय बरवाड़ फ्रॉम अहमदाबाद, हेमराज माली फ्रॉम राजस्थान, अनिल मकवाणा फ्रॉम गुजरात, राठौड़ मयूरी KM वो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। भावना रोहित फ्रॉम गुजरात नडियाद से, और देशमुख नैनेश फ्रॉम वो है महाराष्ट्र से, और इसी के साथ प्रिया पटेल फ्रॉम वलसाड से। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है सौरव कुमार और वो बिहार के गया से है। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है।
जयेश भरवाड़, कुंवरिया प्रियंका, रावल सुनील, परमार नयन और तस्लीम कुरैशी। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है? तो रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, इनका केस हाल ही में सुर्खियों में रहा है। लेकिन यहां सुर्खियों में रहा है यह जो हमारे मादक पदार्थ है, इसी को लेकर हमारे संविधान में कहां पर प्रावधान किया गया है। यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सही अनुच्छेद आपको ढूंढना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा और कंटेंट और क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर लगा है तो दोस्तों एक लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को, चाहे आप फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कोई भी यूज कर रहे हैं, इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।